नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। बात कर रहे हैं संस्कृत का एक सब्जेक्ट कोड है BSKG 178। प्राचीन भारतीय राजनीति समझेंगे संस्कृत विषय के अंदर। प्राचीन भारतीय राजनीति समझते हैं आप, मतलब राजनीति का वो पल जब हम प्राचीन भारतीय इतिहास को समझते हैं। कौटिल्य की बात करते हैं, आप कहेंगे मौर्यन साम्राज्य की बात करते हैं, हड़प्पा सभ्यता की बात करते हैं, तो उस समय की जो राजनीति उसे प्राचीन इतिहास आप कह देते हैं। उस समय की राजनीति के बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। ये वो राजनीति है जो ग्रंथों पर आधारित थी, धर्मसूत्र धर्मशास्त्र जैसे ग्रंथों पर आधारित थी। धर्म राजनीति में बहुत बड़ी भूमिका निभाया करता था। उस समय की राजनीति की बात करेंगे। चाहे आपके पास BAM सब्जेक्ट कोड हो, यानी कि बैचलर्स ऑफ आर्ट मेजर हो, या फिर आपके पास BSc मेजर कोर्स हो, दोनों जगह आपको ये सब्जेक्ट कोड देखने के लिए मिलेगा। चलिए कहानी को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले कंटेंट को समझ लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें आज की इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि सरकार किस वे में आज के समय में चलेगी। ठीक है, देखिए भारतीय राजतंत्र का स्वरूप और राजधर्म सबसे पहले समझेंगे। आपको पता है प्राचीन भारतीय राजनीति में राजतंत्र रहा है, लोकतंत्र तो बहुत बाद में क्या किया है, भारत के अंदर प्रवेश किया है, लेकिन हमेशा से भारत में क्या है, एक राजतांत्रिक व्यवस्था रही है। तो प्राचीन राजतंत्र को भी समझेंगे और राजधर्म को भी समझेंगे कि राजा का धर्म आखिरकार क्या होता था। फिर रामायण और महाभारत काल में जो जनपद हुआ करते थे, जनपद सिमिलर लाइक आप कह सकते हैं जिला। जनपद बोले तो जिला, जन मतलब जनता और पद मतलब पैर। जहां पर जनता अपना पैर रख दे या फिर बस जाए, रहने लगे, निवास करने लगे, ऐसे स्थान को जनपद कहा जाता था। और जब बहुत सारे जनपद आपस में मिल जाते थे तो एक महाजनपद का निर्माण करते थे। ऐसे ही आपको प्राचीन भारत के अंदर 16 महाजनपद देखने के लिए मिलेंगे। दोस्त कितने महाजनपद हैं, तो आप कहेंगे सर प्राचीन भारत के अंदर टोटल 16 महाजनपद हमें देखने के लिए यहाँ पर मिलते हैं, जिनमें आपने सुना होगा मुख्य मुख्य का नाम आप देख सकते हैं, मगध है, ठीक है, इसके अलावा आप कह सकते हैं कौशल है, ठीक है, गांधार है, ठीक, इसके अलावा भी ढेर सारे आपको महाजनपद देखने के लिए मिलेंगे। फिर हम बात करेंगे बौद्ध काल के दौरान गणतंत्र राज्य का स्वरूप। जब बौद्ध धर्म का काल आया तो उस समय राजतंत्र से हम किधर की तरफ खिसके आएंगे, गणतंत्र की तरफ खिसके। जैसे महाजनपदों में आपने सुना हो, यदि जो वज्जी महाजनपद था आपका, वज्जी महाजनपद अपने आप में गण ही था, या फिर आप कह सकते हैं एक संघ ही था, जहां पर लोगों का समूह शासन करता था। यहाँ पर क्या शासन करता था दोस्तों, लोगों का समूह शासन करता था। हालांकि उस समय इस समूह शासन का नाम होता था ओलिगार्की। क्या कहते थे दोस्तों, इसको ओलिगार्की कहा जाता था समूह शासन को। तो उसके बारे में भी थोड़ा सा हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फिर हम बात करेंगे सप्तांग सिद्धांत और शुक्राचार्य के बारे में। सभा क्या होती थी, समिति क्या होती थी, और कौटिल्य जिन्होंने अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी थी, उनके बारे में भी आज हम यहाँ पर दोस्त बात करने वाले हैं। फिर लास्ट हम देखेंगे धर्म के बारे में, व्यवहार, चरित्र और राजशासन, ये आपस में किस तरीके से संबंधित थे प्राचीन भारतीय राजनीति में। तो उम्मीद है आपको कंटेंट टेबल क्लियर हो गई होगी कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। चलिए अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एक तरफ से इसे आप ले लीजिए, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। ये टॉपिक्स आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे दोस्त। देखिए सबसे पहले भारतीय राजतंत्र का स्वरूप और राजधर्म। आप सभी को पता है प्राचीन काल में, याद रखिए, जो राजा का धर्म होता था या फिर जो राजतंत्र था, राजतंत्र मतलब आप कह सकते हैं राजा का शासन। प्राचीन भारत के अंदर राजा का ही शासन होता था, राजा ही प्रमुख होता था अपने पूरे साम्राज्य का। और ये राजा हमेशा, ये राजतंत्र हमेशा एक धर्मनिष्ठ और नीति आधारित होता था। मतलब आज की तरह नहीं कि आप कहेंगे कोई नीति नियम ही नहीं है, राजनीति को दलदल बना दिया है नेताओं ने, वो सिस्टम नहीं था। राजा अपने धर्म को सर्वोपरि मानता था। राजा का परम धर्म था, आप कहेंगे, जनता की भलाई, जनता की देखरेख। तो एक धर्मनिष्ठ नीति पर आधारित राजतंत्र प्राचीन भारत में हुआ था। ठीक है दोस्त। और धर्म का पालन करने वाले राजा को धर्मराज की उपाधि उस समय दी जाती थी, जो ना केवल शासन करता था बल्कि धर्म का पालन, जनता का कल्याण और न्याय व्यवस्था, देख रहे हो, 3 महत्वपूर्ण कार्य हैं राजा के। जो राजा धर्म का पालन करता है, ध्यान से समझ जाइए इस चीज को आप, दूसरा जो जनता के कल्याण की बात करता है, और तीसरा जो न्याय व्यवस्था की बात करता है। ऐसे राजा को प्रजा धर्मराज कहती थी या फिर अपने राजा के रूप में स्वीकार कर लेती थी। फिर आता है, इस समय राजधर्म का विचार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि राजा को अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए समाज में लानी होती थी क्या, शांति, समृद्धि और आप कहेंगे न्याय। ये त्रिकोणीय जो लक्ष्य आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो राजा इन तीनों लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल हो जाता था, उस राजा को यहाँ पर मान लिया जाता था कि ये राजा धर्मराज है, क्योंकि अपने राजधर्म को निभा रहा है। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि प्राचीन भारतीय राजनीति के अंदर जो राजतंत्र था वो धर्म पर, नीति न्याय पर टिका हुआ था। जो राजा धर्म का पालन करता था, लोगों का कल्याण करता था, अपने साम्राज्य में शांति और सुरक्षा बनाए रखता था, उस राजा को धर्मराज की उपाधि देकर
उसे अपने राजधर्म की तरफ मोड़ने की कोशिश की जाती थी। और राजधर्म क्या था राजा का? लोगों को शांति भरा माहौल देना, समृद्धि के रास्ते पर लोगों को लेके जाना और लोगों को न्याय देना। जो राजा इस काम को अपने इष्ट और निष्ठा के साथ करता था तभी समाज में व्यवस्था बनती थी और उसी आधार पर प्राचीन भारतीय समाज में राजतंत्र चल पाता था। यह बात आपको समझ में आई या नहीं आई? बताइए दोस्त। यह है भारतीय राजतंत्र का स्वरूप और राजधर्म। आगे चलें, देखिए फिर आता है राजधर्म के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं। राजधर्म के मुख्य तत्वों में पहले आता है धर्म का पालन, यानी कि कोई राजा, राजधर्म मतलब राजा का धर्म, राजा का कर्तव्य भी आप कह सकते हैं। राजा का धर्म या फिर कर्तव्य पहला था धर्म का पालन करना। जो भी राजा का धर्म है वही जनता का धर्म होगा, या फिर आप कह सकते हैं जिसको जनता ज्यादा मानती है वही राजा को स्वीकार कहीं ना कहीं करना पड़ता था। दोनों ही एस्पेक्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, दोनों ही नजरिए से देख सकते हैं कि राजा जिस धर्म को बढ़ावा देगा जनता भी उसे पसंद करने लगती थी, और जनता जिस धर्म को पसंद करती थी राजा को उस धर्म को पसंद करना ही पड़ता था। तो धर्म का पालन राजा का पहला धर्म हुआ करता था। दूसरा धर्म था जनता का कल्याण करना। राजा का उद्देश्य, हर नीति का, हर कार्य का उद्देश्य राजा का सिर्फ यही होता था कि जनता की भलाई हो, जनता का कल्याण ज्यादा से ज्यादा हो। तीसरी बात आप सभी को पता है कि राजा चाहता था कि न्यायपूर्ण शासन हो, सभी को समान अवसर मिले, किसी के साथ कोई भेदभाव या फिर अन्याय ना हो। ये इक्वल अपॉर्चुनिटी तो आज भी हम आप देखेंगे हमारे संविधान के अंदर, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर हमने आज भी इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात की है। प्राचीन समय से ही राजधर्म में ये चीज मानी गई है कि समान अवसर जनता को मिलने चाहिए। राज्य की सुरक्षा करना और राज्य को फैलाना ताकि राज्य और समृद्ध हो, नागरिकों को और ज्यादा क्या कहें फैसिलिटीज मिल पाए, इसको लेकर भी सेना की व्यवस्था करना, यह कार्य राजा का होता था। सदाचार और आदर्श का रूप होता था राजा हमारा, क्योंकि देखिए इन्फ्लुएंसर, आप कह सकते हैं राजा सबसे बड़ा इन्फ्लुएंसर होता था जनता के लिए। जैसा राजा का व्यवहार था वैसे जनता व्यवहार करेगी, तो इसलिए राजा को बड़ा संभल कर चलना होता था, एक आदर्श के रूप में राजा को देखा जाता था। क्लियर दोस्त? बताइए। यह था प्राचीन समाज में राजधर्म और राजतंत्र, दोनों मैंने आपको बताए। राजधर्म इज सिमिलर लाइक राजा के कर्तव्य, आप कह सकते हैं। राजधर्म का यहां पर क्या मतलब है कि राजा के क्या क्या कर्तव्य हुआ करते थे। आगे चलें। रामायण कालीन और महाभारत कालीन जनपद, दोनों के बारे में मैं बताऊंगा। भाई रामायण कालीन जनपदों में बात यदि करें तो आपको पता है रामायण के काल में जनपद जो थे वो छोटे छोटे राज्य होते थे। अभी जनपद महाजनपद नहीं बने थे। जनपद मतलब जनता जहां पर बस रही हो, छोटे छोटे राज्य। इनका शासन राजा चलाता था, ये सब आपको पता ही है, और वो अपने क्षेत्र की जनता की रक्षा करता था और जनता का कल्याण करता था, और ये कल्याण और रक्षा ही राजा का राजधर्म माना जाता था। ये चीज भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। साथ साथ यदि रामायण में राम के राज्य की बात करें तो आपको पता है अयोध्या का जिक्र सबसे ज्यादा आता है। अयोध्या को धर्म के साथ साथ आप कहेंगे नीति और प्रजा के कल्याण का आदर्श राज्य माना जाता था। अब जिसके आप समझ लीजिए जिस राज्य की बागडोर स्वयं ईश्वर के हाथ में हो तो धर्म नीति न्याय के अकॉर्डिंग तो चलेगा ही चलेगा। तो आप इसे आप कह सकते हैं DNN, है ना दोस्तों। DNN से आप इसे डिनोट कर सकते हैं, धर्म नीति और न्याय, यही राजधर्म होता था। यहाँ राजा धर्म का पालन करते थे, खुद करेंगे जब भी तो जनता करेगी, और सदाचार की बात करते थे, नीतिमत्ता की बात करते थे कि नियम कानून के अकॉर्डिंग यदि चलेंगे तभी हमारा राज्य साम्राज्य आगे बढ़ सकता है। किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। राजा एक आदर्श है तो राजा को बेहतर एक तरीके से अपने व्यवहार को रखना है ताकि जनता उसका अनुकरण करके जनता भी अपने व्यवहार को बेहतर बना सके। क्लियर? बताइए। यह है सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर। दूसरा आता है महाभारत काल के। अब महाभारत में तो आप देखेंगे, है ना, कुरु राष्ट्र, गांधार, अवंती, मत्स्य, अंग प्रदेश, जितने भी महाजनपद हैं उन सभी का जिक्र आपको महाभारत में देखने के लिए मिलेगा। उसकी बात हम करेंगे। तो महाभारत में जो जनपद थे वो थोड़े से क्या हो चुके थे दोस्तों, विस्तृत हो चुके थे, इसलिए जनपदों को आप महाजनपद की श्रेणी में रखना स्टार्ट हमने कर दिया था। इसमें अलग अलग छोटे राज्य, मौर्यकालीन साम्राज्य जैसे विस्तृत राज्य भी यहां पर मौजूद थे। लेकिन इस काल में भी आप देखिए राजतंत्र ही होता था। आपको पता है महाभारत दो आप कहेंगे कजन्स की, एक तरीके से कौरवों और पांडवों की लड़ाई है। तो कौरव जो थे कुरु राष्ट्र से थे, है ना, एक महाजनपद का नाम तो कौरवों से आता है, कुरु राष्ट्र, और जो पांडव थे आपके वो भी कुरु राष्ट्र से ही थे, क्योंकि ये चाचा ताऊ के ही तो बच्चे थे जो आपस में आप क्या कहेंगे जमीन जायदाद के लिए लड़े थे। राजनीति हो, दबदबे की बात हो, इसी की लड़ाई ही आपको महाभारत में देखने के लिए मिले, क्योंकि महाभारत स्वयं में एक धर्म युद्ध था। धर्म की स्थापना करने के लिए अच्छाई और बुराई के बीच का युद्ध था। महाभारत में आपको कई आप देख सकते हैं महाजनपदों का जिक्र मिलेगा जिनमें आप कहेंगे कौरवों और पांडवों का कुरु राष्ट्र। ठीक है दोस्त, कुरु राष्ट्र हो गया।
जहाँ की आपकी गांधारी थी, गांधार प्रदेश हो गया, मोहम्मद सुकूनी जहाँ के थे। ठीक, इसके अलावा मत्स्य देश हो गया दोस्त आपका, मत्स्य देश हो गया। अंग के राजा कर्ण, अंग प्रदेश हो गया। मगध के राजा आप जरासंध। तो ऐसे ढेर सारे आपको क्या मिलेंगे यहाँ पर, महाजनपद देखने के लिए मिलेंगे, जिनका जिक्र आपको महाभारत में भी देखने के लिए मिलेगा। क्लियर, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं अब दोस्त, इसको समझने की कोशिश आप कीजिए। अब हमने राजतंत्र की बात तो कर ली, लेकिन जब बौद्ध धर्म आया, प्राचीन काल से थोड़ा सा आगे हम बढ़े और बौद्ध धर्म भारत में आया, तो एक नई व्यवस्था आई गणतंत्र वाली, जहां पर राजा वही होगा जिसको जनता चुनेगी। गणतंत्र मतलब जैसे आप कई बार इंग्लिश में कह देते हैं रिपब्लिक, जैसे भारत भी एक गणतंत्र राज्य है, गणतांत्रिक राज्य है, तो रिपब्लिक का क्या मतलब होता है, जहां पर पब्लिक इंपोर्टेंट है, पब्लिक चुनकर, जिस प्रतिनिधि को चुनकर भेजेगी उसी के हाथ में सारी पावर्स होंगी, वही राजा होगा। जैसे आज के समय आप देखिए नरेंद्र मोदी जी हमारे पब्लिक द्वारा चुने गए हैं, तो वही चीज। तो जब बौद्ध धर्म आया तो गणतंत्र राज्य शासन प्रणाली बन गई। अब राजा का चुनाव आम जनता यहां पर करने लगी। इस बात पर आप क्या करेंगे, स्टार लगा लेंगे। ठीक है, इसके अलावा इस प्रकार के राज्यों में कोई एक व्यक्ति राजकाज को नहीं संभालेगा, बल्कि एक सामूहिक शासन होगा। और मैंने आपको बताया था इस सामूहिक शासन को ही उस समय ओलिगार्की कहा जाता था दोस्त, समूह शासन। और जिन जिन महाजन पदों पर, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, जो वज्जी महाजन पद था, यहाँ पर समूह शासन था, गणतंत्र था, तो इन महाजन पदों को संघ कहा जाता था या फिर गण कहा जाता था, है ना। इस चीज पे भी आप स्टार लगा लेंगे। क्लियर, यहाँ पर मैंने ये चीजें लिखी हुई भी हैं। देखिए आगे, अनेक सदस्य मिलकर यहां पर एक लोकतांत्रिक व्यवस्था को कायम करते थे, जो आज भी चल रही है, जहां पर लोगों के शासन की बात हुआ करती थी। जैसे आप बौद्ध काल के कुछ गणराज्यों की बात करें तो लिच्छवी, कोल्ये और आपका वज्जी महाजनपद सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां पर लोगों का समूह शासन करता था, एक गण या फिर संघ कहलाते थे। गणतंत्र राज्य कैसा होता था, राजा के चुनाव की बात करें तो जनता डायरेक्टली राजा को क्या करती थी, चुनती थी। ठीक है, और ये राजा करता क्या था, राजा का मुख्य कार्य होता था प्रशासन को चलाना और धार्मिक कार्यों को करना, यहीं तक राजा का कार्य सीमित होता था। इसके अलावा उस पर कोई कार्य नहीं होता था, बल्कि बाकी कार्य अलग अलग लोगों में बांटा हुआ होता था। तो शक्ति का विभाजन लोकतांत्रिक प्रक्रिया में ही होता है। फिर समिति या फिर परिषद, शासन को चलाने के लिए पूरी एक समिति बनाई जाती थी। इस समिति में कई सदस्य होते थे और राजा के साथ मिलकर राजकाज चलाते थे। जैसे आज के समय आप देखना मंत्री परिषद, है ना, प्रधानमंत्री भी तो अपने राजकाज को चलाने के लिए मंत्री परिषद बनाकर ढेर सारे केंद्रीय मंत्री नियुक्त करते हैं। लोकतांत्रिक तत्वों की बात करें तो गणराज्यों में यह सिद्धांत जनता की भागीदारी और सहमति से ही राज्य का आप कहेंगे संचालन हो। मतलब क्या है, जो भी कार्य करेगा राजा, जो भी नीति नियम बनाएगा, उन सभी में जनता की भागीदारी, जनता की सहमति बहुत ज्यादा अहम और इंपॉर्टेंट आपकी हो जाती है। क्लियर, यहां तक किसी को दिक्कत है तो बताओ। यह है बौद्धकालीन गणराज्य या फिर आप कहेंगे राज्य। क्लियर, हाँ, एक एक क्लास को आपको दो दो बार रिवाइंड करके देखना, तभी आपके दिमाग में चीजें बैठेंगी। अब बात करते हैं सप्तांग सिद्धांत की। सप्तांग सिद्धांत क्या है, इसको समझिए। सप्तांग सिद्धांत प्राचीन भारतीय राजनीति में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता था। जो प्राचीन भारतीय राजनीति है दोस्त, उसके अंदर सबसे ज्यादा सप्तांग सिद्धांत की बात की जाती है। सप्तांग मतलब सप्त अंग, सप्त मतलब सात, संस्कृत का शब्द है, और अंग आपको पता है हिस्से। तो राज्य के 7 हिस्से माने जाते थे। राज्य कितने हिस्से माने जाते थे, 7 हिस्से माने जाते थे। यह सिद्धांत महर्षि मनु, जिन्होंने मनुस्मृति की रचना की थी, और कौटिल्य, जिन्हें चाणक्य भी कहा जाता है, जिन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की थी, इन दोनों ने ही सप्तांग सिद्धांत की बात की है। और ये 7 अंग से ही शासन या फिर राज्य चलता था, इसलिए इन्हें सप्तांग सिद्धांत कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है आपकी क्लास में ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना, जो मैं आपको 7 सिद्धांत बताऊं। सप्तांग में सबसे पहले आता है राजा यानी कि स्वामी, यही मुख्य शासक होता है, आपको पता है। दूसरा आता है अमात्य। अमात्य मतलब मंत्री, है ना, जो राजा का मुख्यमंत्री होगा, जिसे आप प्रधानमंत्री भी कह सकते हैं। प्रशासन व्यवस्था में राजा का सहयोग करने के लिए होता है। सलाह देने का काम भी आपका ये मंत्री ही करता हुआ दिखाई देगा। तीसरा शासन चलेगा जनता से, क्योंकि राज्य की जनता, जिसका भला और कल्याण होना है, भाई ये दोनों मिलकर किसका कल्याण करेंगे, ये दोनों मिलकर यहां पर आप कहेंगे सर, ये दोनों मिलकर जनता के लिए कार्य करेंगे। फिर है देश की एक भूमि, भाई जनता और राजा मिलकर जहां पर रहेंगे वो है देश की भूमि, यानी कि आप कहेंगे देश, है ना, जो भौतिक क्षेत्र है और उसकी सीमाएं भी। फिर आता है धन, जिसके माध्यम से संचालन होता है राज्य, जिसे आप खजाना या फिर संसाधन कहते हैं। फिर सेना, जिससे राज्य की क्या होगी, सुरक्षा होगी, है ना, युद्ध में काम आएगी। और फिर आती है समिति, जिसे आप संविधान भी कहते हैं, कि कानून व्यवस्था लिखी हुई होनी चाहिए, जिसका पालन किया जाएगा। यदि किसी क्षेत्र में आपको 7 व्यवस्थाएं देखने के लिए मिल रही हैं, समझ रहे हो, वहीं पर आपको ये सारी आप कह सकते हैं कि राज्य स्थापित हो सकता है।
चलिए दोस्त, तो मैंने आपको क्या बताया कि जहां पर ये 7 अंग होंगे वहीं पर एक आदर्श राज्य की स्थापना की जा सकती है, या फिर आप कहेंगे प्राचीन भारतीय राजनीति में यही राज्य के 7 अंग हुआ करते थे। बात करेंगे शुक्राचार्य की धर्म व्यवहार चरित्र की दोस्त। क्लियर? चलिए, शुक्राचार्य की बात करें तो भारतीय राजनीति में समाज में धर्म के एक महान विचारक थे। ये एक अच्छे खासे फिलोसोफर आप इन्हें कह सकते हैं। मुख्य रूप से शुक्र नीति के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं, क्योंकि इनकी अपनी नीति को, शुक्राचार्य की नीति को आप शुक्र नीति के नाम से जानते हैं। उन्होंने राजा और राजा के कर्तव्यों पर अपने विचार दिए। उन्होंने बताया कि एक राजा कौन होना चाहिए, एक राजा के क्या कर्तव्य होने चाहिए, इसके बारे में उन्होंने जानकारी दी। साथ साथ उन्होंने बताया कि शासन के लिए धर्म, नीति और संयम तीनों को पालन करना बहुत जरूरी है। इस पर स्टार लगा लीजिए। जो राजा धर्म को मानता है, खुद के बनाए हुए नीति नियमों को मानता है और संयम से काम लेता है, वही एक आदर्श राजा बन सकता है। राजकाज के संचालन में न्याय और धर्म विशेष रूप से भूमिका निभाते हैं। जो राजा न्याय को और धर्म को पकड़े रखता है, धर्म का मतलब आप कहेंगे वो धर्म नहीं जो हम आप धर्म मानते हैं। धर्म का मतलब सही से अपनी जिम्मेदारी को वहन करना, यही धर्म होता है। जो राजा अपनी जिम्मेदारी को, अपने उत्तरदायित्व को निभाता है, उसे ही आप क्या कहेंगे, एक आदर्श राजा कहेंगे। क्लियर? अब ये बात करते हैं किसके बारे में, सभा, समिति और कौटिल्य के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। शुक्राचार्य के बारे में मैंने आपको बता दिया। सभा की बात करें तो प्राचीन भारतीय राजनीति में आपको पता है एक संस्था होती थी जो कि निर्णय लेने और प्रशासनिक कार्यों में मदद करती थी। अभी मैंने आपको बताया था स्पेशली सभाओं का निर्माण कहां पर किया जाता था, जहां पर गण प्रदेश होते थे या फिर आप कहेंगे गणतंत्र होता था। ठीक है, राजा के शासन में सभा का कार्य महत्वपूर्ण होता था। विचार विमर्श तो सभा के अंदर ही होगा। हालांकि सामान्यतः राजतंत्र के अंदर यह सभा दरबार में ही लगती थी, जहां पर राजा क्या करता था, सलाह मशवरा करता था अपने मंत्रियों से, अपने सलाहकारों से। उनसे मिलकर जो महत्वपूर्ण फैसला लिया जाता था वो सभा का फैसला कहलाता था। फिर आती है समिति। समिति छोटी भी हो सकती थी, बड़ी भी हो सकती थी। महत्वपूर्ण कार्य सभा वाला ही है, प्रशासनिक कार्य और शासन के निर्णय लेना दोस्त। फिर आते हैं कौटिल्य यानी कि चाणक्य। आपको पता है इन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है, चाणक्य भी कहा जाता है और कहीं कहीं इनका नाम आपको विष्णुगुप्त भी देखने के लिए मिलता है। इन्होंने प्रसिद्ध राजनीतिक पुस्तक अर्थशास्त्र की रचना की थी और मौर्य साम्राज्य के अंदर चंद्रगुप्त मौर्य के, आप लिख सकते हैं इस चीज को, ये चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु भी थे और आप कहेंगे मुख्य मंत्री भी थे। राज्य के संचालन के बारे में, राज्य के प्रशासन के बारे में, राजनीति के बारे में उन्होंने बढ़ चढ़कर लिखा। ये जो आपकी अर्थशास्त्र है 15 पुस्तकों का समूह है दोस्त। इस अर्थशास्त्र के अंदर आपको 15 पुस्तक देखने के लिए मिलेंगी, जिसमें हमारे जो कौटिल्य हैं वो बताते हैं कि किस तरीके से राजकाज चलाया जाना चाहिए। क्लियर दोस्त? चलिए अब आते हैं लास्ट प्रश्न की तरफ, जहां हम समझेंगे धर्म, व्यवहार, चरित्र और राजशासन। इसको समझेंगे दोस्त। चलिए, तो आपको पता है राजशासन जिसे आप कहते हैं यानी राजपाट चलाना, राजपाट चलाने में धर्म का, व्यवहार का बहुत बड़ा महत्व रहता है। आज भी यदि आप देखेंगे कहीं ना कहीं आपको ये चीज देखने के लिए मिलेगी। राजा को एक आदर्श शासक के रूप में देखा जाता है। जैसा राजा होगा वैसे ही प्रजा अनुकरण करती है। इस बात को मैंने पहले ही बताया आपको। उसका कार्य केवल सत्ता को प्राप्त करना ही नहीं है, बल्कि जनता का भला करना है। पता नहीं क्यों आजकल की सरकारें ये बात भूल चुकी हैं कि जनता की भलाई भी एक राजा का, एक नेता का क्या है, धर्म है। ठीक है, अब देखिए ये 4 चीजें हैं, ये धर्म, व्यवहार और चरित्र, इन सभी से मिलकर एक अच्छा राज्य शासन चलाया जा सकता है। तो चलिए तीनों के अर्थ को यहां पर समझते हैं। धर्म का मतलब यहां पर क्या है? धर्म का मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्मों से नहीं है। धर्म का मतलब है राजधर्म। राजा का क्या धर्म होना चाहिए? जैसे सत्य, अहिंसा और न्याय, ये राजा के धर्म होते हैं। जो राजा इनका पालन करता है वो राजधर्म का पालन कर रहा है और धर्मराज कहलाता है। व्यवहार की बात करें तो राजा का व्यवहार जनता के प्रति नम्र होना चाहिए, स्नेहपूर्ण होना चाहिए। वो लोगों के दिलों में विश्वास और सम्मान हासिल करे, जबकि आज के समय में अविश्वास और घृणा ज्यादा पैदा होती है राजा के प्रति। रीजन क्या है? वो इन तीनों के ऊपर काम ही नहीं कर रहे हैं। फिर चरित्र, राजा का चरित्र नैतिक हो, सदाचारी चरित्र हो उनका, बिल्कुल भगवान राम की तरह, जैसे अयोध्या वासियों में। ठीक, इन तीनों चीजों के होने के कारण क्या होगा? आपका शासन बहुत ही धर्म और न्याय से चलेगा और आपका प्रशासन में आपको राज शासन चलाने में कोई दिक्कत या परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा दोस्त। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे। यदि आपको इसके नोट्स चाहिए हिंदी इंग्लिश मीडियम में, वो आपको हम प्रोवाइड करते हैं। साथ साथ अब आपको सोल्ड असाइनमेंट पेपर भी हम प्रोवाइड करते हैं। आप इस नंबर से क्या कर सकते हैं, सोल्ड असाइनमेंट पेपर हमसे परचेज कर सकते हैं। क्लियर दोस्त? व्हाट्सएप कीजिए अभी और डाउनलोड कर लीजिए। धन्यवाद।